नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि। पटना हाईकोर्ट और वक्फ बोर्ड के बीच में आपस में आमने सामने की स्थिति आ गई है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि क्यों ना हाई कोर्ट और वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग साथ साथ गिरा दी जाए। अगर आपको लगता है कि इलीगल बिल्डिंग है या हाई कोर्ट इलीगल जगह पर बना है तो फिर दोनों बिल्डिंगें एक साथ गिरा दी जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने 12 अप्रैल तक का समय बिहार सरकार को दिया है। मैं आपको बताता हूं माजरा क्या है। और माजरे से पहले मैं नहीं कहता कि वहां पर यह दूषित मानसिकता से बनाया गया होगा, लेकिन दूषित मानसिकता क्या है आपको पता है कि एक मामला जो देश में चल रहा है गजवाए हिंद का, आपको याद होगा शरजुल इस्लाम, उसने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट में जो असम के थ्रू सिक्किम से जो नेक जाती है उस नेक के दोनों तरफ मुस्लिम विराजमान हैं। सीएए के प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने कहा था कि मुस्लिम विराजमान हैं और अगर हम वो बंद कर देते हैं तो नॉर्थ ईस्ट देश से कट जाएगा और देश से कट जाएगा नॉर्थ ईस्ट तो ये भी आंदोलन का एक हिस्सा होगा और देश को कैसे बर्बाद किया जाए, देश को कैसे काटा जाए, देश में कैसे ये टुकड़े किए जाएं, ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग उसमें एक्टिव था। यही पॉलिसी देश में एक बड़े स्तर पर चलती है। मैं आपको बता दूं, मेरे को बहुत लोगों ने संपर्क किया देश में और ये बताया कि देश में जो हाईवेज हैं, हाईवेज के दोनों तरफ गजवाए हिंद की पॉलिसी को मानने वाले, गजवाए हिंद जैसे दूषित मानसिकता रखने वाले लोग, दारुल इस्लाम बनाने की दूषित मानसिकता रखने वाले लोग भारत में सक्रिय हैं और वो लगातार कुछ मस्जिदों से पैसा इकट्ठा करके, कुछ स्थानों से पैसा इकट्ठा करके या विदेशी फंडिंग से इन हाईवेज के दोनों तरफ प्रॉपर्टियां खरीद रहे हैं और बड़े स्तर पर प्रॉपर्टियां खरीद ली गई हैं। हिंदू इलाकों में जहां पर शांति बहाल है वहां पर जाकर सामूहिक पैसे से एक फ्लैट खरीदना, उस फ्लैट में धीरे से नमाज पढ़ना शुरू करना और वहां पर धीरे धीरे मुस्लिम आबादी बढ़ाना और बढ़ाने के बाद वहां बिल्डिंग को कवर करना और धीरे धीरे करके उन क्षेत्रों में गंदगी फैलाना और गंदगी फैलाकर लोग जैसे वहां से विरत होने लगे और लोगों को लगने लगे कि हाँ तो मुस्लिम आते हैं तो धीरे धीरे वो बेचना शुरू करें और मुस्लिम आबादी खरीदना शुरू करे। इस तरह से देश को बड़े स्तर पर खाली करवाना और जब गजवाए हिंद भारत में होगा, दारुल इस्लाम बनाने की पॉलिसी भारत में अप्लाई होगी, कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में भारत में दोनों तरफ से हमारी बिल्डिंगें होंगी और जब सेना बचाने के लिए आए या देश की फोर्सेस जब देश में गृह युद्ध बचाने के लिए आए तो दोनों तरफ हमारे लोग होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे शरजुल इस्लाम कहता है कि चिकन जो चिकन नेक है, जो रास्ता है, वहां दोनों तरफ हमारे लोग बैठे हुए हैं और अब हम वहां सेनाएं जाने से रोक सकते हैं, वहां पर आगे का रास्ता रोक सकते हैं, ब्ला ब्ला। ऐसे बहुत कुछ प्रकरण, बहुत कुछ ऐसी बातें सामने आती रही हैं और देश में इस पर बहुत सारा भय बल्ला भी हुआ है, बहुत कुछ बवाल होता रहा। क्यों? क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूं, जिन्ना ने जिस समय हिंदुस्तान से पाकिस्तान मांगा था उस समय उसने माउंटबेटन से मांगा था कि मुझे पाकिस्तान जगह सर रखने के लिए, जमीन रखने के लिए दे दीजिए जहां से मैं ऑर्गेनाइज तरीके से टेररिज्म को फैला सकूं। यानी कि उसका विचार था कि मैं ऑर्गेनाइज तरीके से यहां सेनाएं बना सकूं और हिंदुस्तान को फतेह कर सकूं। अगर आप ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट पढ़ते हैं तो उसमें ये बहुत सारी चीजों का खुलासा होता है। ट्रांसफर ऑफ पावर डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी बातों का खुलासा होता है। जो कम्युनिकेशन है माउंटबेटन के अपने बीइंग ए गवर्नर जनरल और बीइंग अ वॉइसरॉय, यानी कि जो अपने देश में चिट्ठियां लिखता है हर 15 दिन पर, उनमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनकी चर्चाएं की गई हैं और जिनमें ये इस तरह की बातें की गई हैं। यानी कि वो जिन्ना जो हिंदुस्तान के अंदर से पाकिस्तान बनाना चाहता था, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे पाकिस्तान बनाना चाहता था, इसीलिए वो प्रिंसली स्टेट्स का मामला भी हमने बहुत बार बोला हुआ है, प्रिंसली स्टेट्स के मामले में भी वो इस तरह की पॉलिसी अपना रहा था और लारी जैसे लोग, यहां मौलाना गुलाम नबी आजाद जैसे लोग, मौलाना आजाद जैसे लोग यहां पर काम कर रहे थे कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे परिवर्तन किया जाए और भारत की डेमोक्रेसी को कैसे छिन्न भिन्न किया जाए, कैसे सेकुलरिज्म का स्ट्रक्चर उसमें घुसेड़ा जाए और कैसे माइनॉरिटीज के राइट उसमें प्रोटेक्ट किए जाएं और कैसे प्रिंसली स्टेट्स को स्वायत्तता दी जाए। इन सब पर आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट को पढ़ेंगे तो वहां पर इन सभी विषयों पर आपको चर्चा मिलती है।
इसका मतलब यह हो गया कि उनके फॉलोवर जो भारत में रुक गए, लारी जैसे लोग या मौलाना आजाद जैसे लोग, मैं ये नहीं कहता कि सारे ऐसे ही होंगे, लेकिन एक बड़ी तादाद जो यहां पर रुक गई, उसने ये पॉलिसी को अडॉप्ट करते हुए भारत में क्या करें और भारत को कैसे उस तरफ ले जाएं जिस तरफ वो ले जाना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने पूरी शक्ति, पूरी शिद्दत से कानून बनाने शुरू करे, एजुकेशन पॉलिसीज बनानी शुरू करी, एजुकेशन पॉलिसीज को सेटल करना शुरू किया और भारत को डिस्टर्ब करने के लिए क्या नहीं किया, चाहे वो रोहिंग्यास को बसाते हों, चाहे वो बांग्लादेशियों को बसाते हों, चाहे वो मज़ारें बनाते हों, चाहे रोड को कवर करते हों, उनके लिए योगी जैसे मुख्यमंत्रियों को आदेश देना पड़ता है कि रोड पर अगर कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर बना हुआ है तो उन स्ट्रक्चरों को तोड़ना ही एक सलूशन है और उनको तोड़ दिया जाए अगर वो अनऑथराइज्ड इलीगल बने हुए हैं। तो देश में सरकारें ऐसी हमेशा रहेंगी, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन एक समाज पूरी तैयारी करता रहता है जो ये बताने की कोशिश करता है कि वो उनका समाज वो एक अच्छे कॉज के लिए लगे हुए हैं। हालांकि देश में उस कॉज को जाहिर कर उजागर करने के लिए वसीम रिजवी जैसे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशनें भी डाली हैं, वो भी मुस्लिम समाज का ही एक फेस है, जिन्होंने कहा है कि कुरान में 26 आयतें ऐसी हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को भड़काती हैं और हिंदुस्तान का मुसलमान भड़कने के बाद एक गलत रास्ते पर जा सकता है। जिन मदरसों में उसको पढ़ाया जाता है, जो मुल्ला मौलवी उसको पढ़ाते हैं, उनसे उन्होंने आग्रह किया कि इन आयतों को न पढ़ाया जाए और इन आयतों को यहां से खत्म कर दिया जाए। ऐसे भी आंदोलन दोनों तरफ से चलते ही हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस पॉलिसी को ही क्या इंप्लीमेंट करते हुए हाई कोर्ट की दीवार के बिल्कुल बगल में अप्रॉक्स 9 या 10 मीटर की दूरी पर वक्फ बोर्ड का 40-45 फीट ऊंचा कार्यालय बन रहा है। क्या हाई कोर्ट के अंदर उस बिल्डिंग के छत से, जैसा कि आपने शाहीन बाग का जब प्रकरण चल रहा था तो चांद बाग में देखा था, ताहिर हुसैन को देखा था कि ऊपर से कुछ गलत हरकतें की जा रही थी, जो जमीन पर लोग रहते थे, जो नीचे बिल्डिंगों में लोग रहते थे, उन पर किस प्रकार से बमबारी और किस प्रकार से आतंक फैलाया गया, क्या वैसा नहीं संभव है? इसीलिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर में या जो प्लानिंग कमीशन बैठता है या जो प्लानिंग होती है, उसमें यह विधान रखा गया कि विधानसभा, लोकसभा, हाई कोर्ट और इस तरह के जो संवैधानिक स्थान हैं वहां नजदीक में कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। केवल मैं वक्फ बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, कानूनन वहां नजदीक में कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, जेल के नजदीक में कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस हो या और अधिकारियों का ऑफिस हो, उनके अगल बगल में बिल्डिंगें नहीं बनाई जा सकती। वो एक बड़ी चौहद्दी घेरी जाती है, उस चौहद्दी से के अंदर इनके घर बनाए जाते हैं और उस चौहद्दी लोगों की या दूसरी बिल्डिंगों की अप्रोच से बाहर रखी जाती है। क्यों? क्योंकि कभी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अगर एक्टिव हो इन उन हालातों में जिस समय गृह युद्ध की सिचुएशन किसी देश में, हमारे देश में बनती है, या कभी दंगे फसाद होते हैं, तो कोई कम्युनिटी वॉर होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एक्टिव होगी तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को ही ऐसा ना हो कि उसके स्थान पर कैद कर दिया जाए। इसीलिए हाई कोर्ट और विधानसभा की बिल्डिंगों के अगल बगल कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जाती, कानूनन नहीं बनाई जाती। यही कारण है कि पटना हाईकोर्ट के 5 जजों की बेंच ने बिहार सरकार को नोटिस किया। बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल वहां उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि साहब, हमने सैंक्शन दिया है, हमारे सैंक्शन से ये बिल्डिंग बन रही है, नीचे एक मुसाफिर खाना बनेगा और ऊपर वक्फ बोर्ड का कार्यालय बनेगा। पटना हाईकोर्ट में जो 5 जजों की बेंच है उसमें एक मुस्लिम जज भी हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने ये सैंक्शन दे कैसे दिया और आपको क्या पता नहीं है कि हाईकोर्ट की बिल्डिंग के अगल बगल कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, विधानसभा के अगल बगल बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, और अगर आप हाईकोर्ट के बगल में बना रहे हैं तो क्यों नहीं सैंक्शन आपने विधानसभा के बगल में दी? विधानसभा के बगल में वक्फ बोर्ड का कार्यालय बनाइए खूब, और खूब बनाकर उसको बिल्कुल सटा के बनाइए। आपने हाईकोर्ट के बगल में अनुमति कैसे दे दी? सरकार ने एफिडेविट लगाया और उन्होंने कहा कि हमने अनुमति दे के रखी है। तो पटना हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो बिल्डिंग बन रही है इसका शौचालय हाई कोर्ट की दीवार से लगा हुआ है, और वो शौचालय आपने हाई कोर्ट की दीवार से बनाकर लगा कर रखा, इसका क्या औचित्य है? दूसरा, जब अगर ये बिल्डिंग सही है तो इसका मतलब है हाई कोर्ट की बिल्डिंग गलत जगह पर बनी हुई है। अब ये तय करें कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग सही जगह पर बनी है या वक्फ बोर्ड का कार्यालय सही जगह पर बन रहा है। इन दोनों ही सिचुएशन से 12 अप्रैल तक हमको क्लियर करें और हमको बताएं कि आपकी मंशा क्या है और आप क्या करना चाहते हैं।
देखना यह है कि वक्फ बोर्ड का कार्यालय बनाने वाले लोग जिन्होंने इस पर सैंक्शन मांगी सरकार से, जो लोग वहां पर एक्टिव हुए हैं, जो उस जगह पर एक्टिव हुए हैं, जो उस जगह पर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, क्या उनकी मंशा कहीं दूषित मानसिकता की तो नहीं है जैसी जिन्ना की रही है? क्या क्या वो जिन्ना के फॉलोवर तो नहीं है? इन सभी बातों पर आज के भारत को विचार करना होगा। 5 जजों की बेंच ने सीधे आड़े हाथों लेते हुए सरकार को पूछा कि आप मुझे बताइए कि ये कौन से रेगुलेशन के तहत बिल्डिंग बना रहे हैं, और अगर हाईकोर्ट की बिल्डिंग गलत खड़ी हुई है और ये वक्फ बोर्ड की बिल्डिंग गलत खड़ी हुई है, क्यों ना आदेश कर दिया जाए कि हाईकोर्ट और वक्फ बोर्ड दोनों साथ साथ गिरा दिए जाएं। इतनी बड़ी टिप्पणी जब पटना हाईकोर्ट ने की तो मुझे लगता है कि मामला बहुत संगीन है और हाईकोर्ट को भी यह समझ में आ रहा है कि वहां क्या चल रहा है। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि एक पार्टिकुलर कम्युनिटी अपनी पूरी शक्ति से हमारे कार्यालयों को, हमारे स्थानों को और देश की जो संवैधानिक पोस्टें हैं, देश की जो संवैधानिक स्थितियां हैं, उन सभी जगहों को घेरने पर तुला हुआ है। उन जगहों को अपनी अप्रोच में कैसे लिया जाए, मैं आपको बताता हूं। कुछ तस्वीरें हमको भेजी गई। उन तस्वीरों में कहा गया कि हाईवेज पर जो होटल बने हुए हैं, उन होटल में कुछ इबादत खाने बने हुए हैं अंदर। उन इबादत खानों में मीटिंगें चलती हैं और वो चिन्हित होटल हैं कि जो लोग वहां से इस्लामिक चरमपंथ के लोग निकलते हैं वो वहां उठते हैं, बैठते हैं। वहां पर कुछ इलीगल गतिविधियां, ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ संशयी गतिविधियां चलती हैं। आप सोचकर देखिए कि हमारे देश में किस प्रकार की साजिश रची जा रही है। ये देश के हिंदू और मुसलमान, देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की ये जिम्मेवारी बनती है कि देश को शांतिपूर्वक कैसे ले जाएं। ऐसा ना हो कि सीरिया बन जाए, ऐसा ना हो कि खाड़ी के वो देश बन जाए जिसमें जंगजू प्रजाति कहती है कि हम जंगजू हैं, कोई नहीं मिलेगा तो परिवार में लड़ेंगे, और परिवार भी नहीं मिलेगा तो खुद से लड़ेंगे और अपने शरीर से लड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वैसी ही आबादी भारत में भी तैयार हो जाए और वो इस प्रकार से जंगजू रहे कि भारत की मानवता को समाप्त कर दे। भारत की जो स्थिति है, भारत के जो इंटरनल सौहार्द है, भारत का जो व्यवस्था है और भारत की जो कम्युनिटी स्प्रिट है, वो समाप्त हो जाए। इसलिए पटना हाईकोर्ट ने जो किया, मुझे लगता है, या जो ऑर्डर किया है, उस पर सावधानी से रिएक्ट करना चाहिए सरकार को। थैंक यू वेरी मच।